नमस्कार, आप देख रहे हैं 22 का अग्निपथ और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। यूपी में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी आला कमान एक्टिव है। पश्चिमी यूपी में इस वक्त लड़ाई जोरदार होने जा रही है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी को साथ लाकर जाट और मुस्लिम को मिलाकर सत्ता तक पहुंचने का फॉर्मूला फिर से सेट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की भी कोशिश इस बार भी जाट वोटरों को अपने साथ लाने की है। बीजेपी के चढ़क के कहे जाने वाले अमित शाह की पूरी कोशिश है कि जाट नेताओं को फिर से साथ लाया जाए। यूपी में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी आला कमान एक्टिव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त लड़ाई जोरों पर होने जा रही है। अखिलेश यादव जयंत चौधरी को साथ लाकर जाट और मुस्लिम को मिलाकर सत्ता तक पहुंचने का फार्मूला फिर से सेट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की भी कोशिश इस बार है कि जाट वोटरों को अपने साथ लाने की, क्योंकि साल 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी ने जाट वोटरों को अपने साथ मिलाकर विरोधियों को जाट लाइन में चारों खाने चित कर दिया था। बीजेपी के इस फार्मूले को जमीन पर उतारा था बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने। साल 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटर सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़ गए थे और दिल खोलकर बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। जाट वोटरों के दम पर ही बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। दरअसल 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया था, उसके बाद बतौर यूपी बीजेपी प्रभारी अमित शाह ही वेस्ट यूपी पर खास फोकस किए थे। नतीजा, वेस्ट यूपी की ज्यादातर लोकसभा सीटें 2014 में बीजेपी ने जीती थी। पूरे प्रदेश में 71 सीटों पर कमल खिलाया था। पश्चिमी यूपी में जाति समीकरण, पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27% मुस्लिम मतदाता हैं, 17% जाट वोटर अहम भूमिका में, पश्चिमी यूपी में 25% एससी वोटर, 4% गुर्जर वोटर भी निर्णायक, 8% राजपूत वोटर। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अमित शाह ने चुनावी कौशल दिखाया था और वेस्ट यूपी में बड़ी कामयाबी दिलाई थी और अब 2022 को फिर से फतह करने के लिए जाट नेताओं को जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 136 सीटों में से 109 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी को 2017 में सिर्फ 21 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बीएसपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। जाट वोटरों को साधने के लिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक की। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए बैठक की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सत्यपाल सिंह मौजूद रहे, जबकि इस बैठक में कई जाट नेताओं को भी बुलाया गया था। बीजेपी की कोशिश है कि किसान आंदोलन के कारण जो जाट नेता नाराज हुए हैं उसे फिर से अपने पाले में लाया जाए। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी नेता संजीव बालियान का क्या कुछ कहना है, सुनिए। केंद्रीय मंत्री संजय बालियान जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, एक बहुत ही अहम ऐसी बैठक है, अमित शाह खुद यहाँ पे आ रहे हैं और एक बातचीत होगी। क्या एक मुद्दे रहेंगे आपकी ओर से जब आप? नहीं, देखिए, मुद्दे मेरी ओर से नहीं रहेंगे। मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, वो समाज की वो है कि वो क्या बात रखते हैं, वो सबकी सुनेंगे, आपस में बातचीत होंगे। सर, कहीं ना कहीं एक नाराजगी दिखाई दे रही थी इस पूरे समाज में, अगर हम बात करें तो क्या आज उसको लेकर एक मनमुटाव जो है वो खत्म हो जाएगा? कैसे एक साथ रहेगा बीजेपी के साथ? वो आगे हैं, पर बात करते हैं। नहीं, ठीक रहेगा, सब बढ़िया रहेगा, सब मानेंगे, आप चिंता मत करो। धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से प्रवेश वर्मा इनके रेसिडेंस की ओर से पे जो है सारे लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और ये मीटिंग एक महत्वपूर्ण ऐसी ये बैठक होगी जहाँ पे एक बातचीत की जाएगी। जाट समुदाय को किस तरह से एक एड्रेस किया जाएगा अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। और
उसी की एक ये झलक है, जहाँ पे अलग अलग 200 से ज्यादा ऐसे जात नेताएं जो है जुड़ेंगे और एक बातचीत करेंगे, ये समझ के आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मैं अर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ये भली भांति जानते हैं कि पूर्वांचल बीजेपी के लिए इस बार चैलेंज नहीं है। मुख्य मुकाबला इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि कुछ जाट नेता बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उन्हीं को मिलाना असली काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिल्ली में अमित शाह के साथ बैठक के बाद जाट नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। पशु वाले कुछ वे थे, तो हमने कुछ अपनी योजना इनको बताई, हुई तो थी, कुछ कमी थी, तो आज हमारी उस कमी को पूरा इन्होंने कर दिया। मैंने कहा आपका मान सम्मान और जो भी आपकी मांग है सब मानी जाएंगी। हाँ, हमने चौधरी चरण सिंह जी के लिए भारत रत्न की उपाधि और जो जितनी हमारी संख्या उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में हमें प्रतिनिधित्व चाहिए और उस सेंटर में आरक्षण चाहिए। मंत्री जी ने किसान का उत्थान, नौजवान के लिए काम, क्षेत्र का विकास, भारत की सुरक्षा, समाज का उत्थान, इस विषय पे पूरा भरोसा दिया है और जो सरकार जनता के हित में नीतियां लागू करना है उनको तीव्रता के साथ लागू करेंगे। गृहमंत्री जी के सामने जाट समाज ने कुछ मांगे रखी थी। एक तो जाट आरक्षण का जो मुद्दा पीछे छुटा हुआ था उसके लिए कहा है। दूसरा उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद आपकी कोई निराश नहीं किया जाएगा। हाँ, तो फिर से मुख्यमंत्री जी पे हमें पूरा विश्वास है। पूरा जाट समाज खुले मन से वोट करेगा। मैं मुजफ्फरनगर से आता हूँ, वहाँ पे डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे नेता है। हम 6 की 6 सीटें जैसे पिछली बार थी 2017 में, इस बार भी हम जीत कर आएंगे। गृह मंत्री जी के सामने जो समस्या रखी गई है वो जाट आरक्षण की समस्या है। समस्याएं जो लोगों ने भिन्न तरीके से रखी हैं और उस पर गृह मंत्री जी ने ये सबको आश्वासन दिया है कि आप प्रदेश में साथ दो और प्रदेश में जो है आप सरकार बनाओ दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की। मीटिंग के बाद जाट समाज का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुना देते हैं। वोट देंगे जब तो लोग कह रहे कि जो है जाट नाराज है। नहीं, ये तो एक दो लोग हो जाया कर है। एक तरफा लोग बात पे साथ है जी, जाट पश्चिम के। आप कौन लोग हो? अजी आप किस जाट हम तो बीजेपी को वोट दे रहे हो? पक्का। तो फिर मीटिंग क्यों बुलाई अमित शाह जी ने जब जाट बीजेपी को वोट दे रहा है? किसी चिंता क्यों हुई? चिंता की तो कोई बात नहीं। जब आरक्षण आना और जब देगा एक तरफ सारे को फुल हो गए सारे को। जाट तो कमल के फूल पे है जी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। नहीं, आज अमित शाह जी ने मीटिंग ली, मीटिंग क्यों बुलानी पड़ेगी जब जाट साथ है? नहीं, ऐसा है ना, कुछ लोग हैं जो इस तरह के उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हैं कि कोई बात नहीं है। संपूर्ण जाट हमारे यहाँ के तो सभी जाट कमल के फूल पे हैं। हम भी आज भी हैं। इससे पहली बार भी हम 2014 में भी बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ ही है, तन मन धन से हर तरह से उसके साथ है। ये तो पूछने की बात ही नहीं है। जैसा सर्वविदित है, पिछले चुनाव में सन 2014 से लेके 17 का चुनाव आया या फिर कोई भी जिला पंचायत जहां भी कमल का फूल हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ में जाट समुदाय पूर्ण रूप से खड़ा है। नहीं, पश्चिम में कह रहे हैं कि इस बार नाराजगी है। कोई नाराजगी नहीं है। कुछ है, व्यवस्था ऐसी होती है कि सब जगह 2-4 लोग वही दिखाई देते हैं कि हम गठबंधन के साथ है या भाई सपा सरकार के साथ है या लोकदल के साथ है। यहाँ सब संपूर्ण समाज, जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यूपी की चुनावी जंग में फिर से अब्बास जान लौट आए हैं। दरअसल पहले चरण में चुनावी जंग पश्चिमी यूपी में होने जा रही है। इस इलाके में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण फॉर्मूला हिट रहा है। इस फॉर्मूले के आधार पर बीजेपी ने 2017 में सभी को सियासी मैदान में चित कर दिया था। बीजेपी इस बार भी इसी राह के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यूपी में सियासी घमासान, यूपी में लगातार अब संग्राम देखने को मिल रहा है। किराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे। प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का।
पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। यूपी में जंग तेज हो गई है, नारे गूंजने लगे हैं, घर घर तक नेताओं की टोली पहुंचने लगी है, जनता को लुभाने के लिए अलग अलग वादे किए जा रहे हैं। यूपी की सियासत में पहली जंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, ऐसे सबसे ज्यादा चुनावी शोर इसी क्षेत्र में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलों ने जीत का परचम फहराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी की सियासत में तपिश बढ़ गई है, सियासी आबो हवा में जुबानी जंग भी जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण का एक पूरा इतिहास रहा है। अलग अलग चुनावों में ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण को राजनीतिक दलों ने अपनाया है और कई बार फार्मूला हिट भी रही है। इसलिए अब यूपी की फिजा में फिर दंगा, पलायन, अब्बाजान और हिंदू मुसलमान जैसे शब्द तैरने लगे हैं। चुनावी भाषण तो अब इसके बिना पूरे ही नहीं हो रहा है कि जहां कर्मचारियों की सोशल सिक्योरिटी की बात है, उनकी सोशल सिक्योरिटी और इतनी सेवा के बाद उनके सम्मान के लिए, और जब उम्र ज्यादा हो रही, क्योंकि इधर उम्र भी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, उम्र बहुत हो जाती है, तो उनके लिए जो सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट के लिए, उनके रिस्पेक्ट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली होगी। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद 4 वर्षों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर 5 वर्ष तक उन्हें स्वयं प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन भाइयों बहनों, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के बारे में उनके पास कोई सोच नहीं थी। चुनावी तारीख आते ही 80 और 20 फार्मूला देकर सीएम योगी ने बताया था कि यूपी में प्रचार का रुख क्या होगा। इसके बाद तो विकास बनाम हिंदू मुसलमान की जंग ही छिड़ गई है। आपने देखा होगा कि 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को, सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में, लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के इर्द गिर्द घूम रही है। पिछले चुनाव में दंगा और पलायन का दांव खूब चला और बीजेपी इसमें बाजी मार गई। उसे झोली भर भर के सीटें मिली और इस बार भी जोर इसी पर है। अखिलेश ने मुस्लिम वोट बिखराव को रोकने के लिए जिन्ना कार्ड चला तो बीजेपी भी उसी पिच पर कूद गई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा हुआ तो वो पीछे नहीं हटे। साफ है, उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा
जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। यूपी के पहले दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उन सीटों पर चुनाव है जहां मुसलमान बड़ा फैक्टर है। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, हापुड़, बागपत समेत अलग अलग जिलों में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। ये वोटर ही यहाँ की सियासत तय करते हैं। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण भी इसी का नतीजा है। फिर चुनाव पारा चढ़े तो दंगा, पलायन, जिन्ना, अब्बाजान के नारे तो शोर मचाएंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखीमपुर खीरी विधानसभा चुनाव चौथे चरण में किया जाना है, जहां तक 23 फरवरी को लखीमपुर खीरी जिले में विधानसभा चुनाव का मतदान किया जाएगा, जहां भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे योगेश वर्मा को एक बार फिर मौका मिला है। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा सपा के द्वारा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर टिकट जारी किए जाने के बाद घमासान की स्थिति मच गई है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताते हुए 7 विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायकों को टिकट दिया है, जबकि एकमात्र सीट धौरारा से बाला प्रसाद अवस्थी की जगह पर विनोद शंकर अवस्थी को टिकट दिया है, जो कि धौरारा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी सपा में जाने के बाद वह सीट खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट बंटवारे की बात करें तो सभी 8 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने गद्दावर नेताओं को टिकट दिया है। हालांकि देखना यह होगा कि चौथे चरण में चुनाव लखीमपुर खीरी में है, क्या स्थिति होगी। हालांकि यहां के लोगों का कहना है कि दोनों पार्टियों में के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या होगी यह 10 मार्च को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। अजय मिश्रा, लखीमपुर। पीलीभीत में 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र पर पार्टी का निर्णय सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत शहर से सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र सिंह गंगवार को मैदान में उतारकर बीजेपी में बेचैनी पैदा कर दी है। आपको बता दें कि जनपद पीलीभीत में 4 विधानसभाएं हैं। पीलीभीत सदर, बीसलपुर, बरखेड़ा और पूरनपुर। इन चारों विधानसभाओं में भाजपा ने तो अपने पत्ते खोल दिए हैं, वहीं सपा में बीसलपुर को छोड़ के सारी विधानसभाओं पे अपने पत्ते खोल दिए हैं। पीलीभीत में 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें एक सदर विधानसभा है जहां एक ही समाज के 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। एक डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार जो कि सपा से किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं भाजपा से मौजूदा विधायक संजय गंगवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये सबसे हार्ड सीट मानी जा रही है पीलीभीत विधान जनपद की। उसके बाद दूसरी सीट जो है वहाँ से हेमराज वर्मा पूर्व मंत्री सपा के जो थे वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं सपा से। वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के पीलीभीत के फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रवक्तानंद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये भी भाजपा की एक दिलचस्प सीट होगी जहाँ पे ऐसा लगेगा कि मुकाबला रोचक होने वाला है। वहीं पीलीभीत की 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां भाजपा मुंह की खा सकती है, जिसमें से एक पूरनपुर की और दूसरी बीसलपुर की। बीसलपुर में मौजूदा विधायक रामशरण वर्मा ने अपने बेटे को टिकट दिलाया है, जो अपनी किस्मत आजमा रहा है। वहीं पूरनपुर से मौजूदा विधायक बाबूराम पासवान जो हैं वो किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व विधायक प्रीतम राम की बहू उनके सामने खड़ी हुई है सपा से। अब देखने वाली बात यह है कि पीलीभीत में जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो किस करवट बैठेगा। पीलीभीत से इंडिया न्यूज के लिए विनोद शर्मा। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाने के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। समाजवादी पार्टी ने सभी विधानसभाओं से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी ने जलालाबाद से सिटिंग विधायक शरदवीर सिंह का टिकट काटकर बीजेपी छोड़कर आए नीरज मौर्य को टिकट दे दिया है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी को सपा कड़ी टक्कर देगी। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी ने बढ़त हासिल करने के लिए अपनी बिसात बिछा दी। अगर बात की जाए शाहजहांपुर में जो समाजवादी पार्टी है उसने 6 विधानसभा पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। नामांकन चालू हो चुके हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि जो जलालाबाद सिटिंग सीट थी समाजवादी पार्टी की, शरदवीर सिंह जो थे वो मौजूदा विधायक थे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने शरदवीर सिंह का टिकट काट कर भाजपा से आए नीरज मौर्य का टिकट किया है। ठीक उसके बाद अगर बात की जाए तिलहर विधानसभा की तो सलोना कुशवा का टिकट काट के रोशनलाल वर्मा का टिकट किया है।
जिस तरीके से उसके बाद शाहजहांपुर विधानसभा की बात की जाए तो तनवीर खान का टिकट किया है, पुआएं विधानसभा से उपेंद्र पाल का, ददरौल विधानसभा से राजेश वर्मा का और कटरा विधानसभा से राजेश यादव का टिकट किया है। तो साफ तौर से जाहिर है कि इस बार समाजवादी पार्टी जो है वो सीधे पिछड़े वर्ग जातियों को साधना चाहती है। इसी तरीके के समीकरण देखे जा रहे हैं। जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं उनको जिस तरीके से इन्होंने टिकट दिया, सिटिंग विधायक का टिकट काट कर जो वहाँ पे भाजपा से आए नीरज मौर्य का टिकट किया, तो सबसे बड़ी बात यही लग रही है कि पूरे शाहजहांपुर का जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जाति के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सीधे समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में जरूर 5 सीटों पे जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, क्योंकि उसका एक ही कहना है कि इस बार यूपी में सरकार बनाएंगे तो अखिलेश भैया बनाएंगे। शाहजहांपुर से शीशांत शुक्ला, इंडिया न्यूज़ के लिए। 22 का अग्निपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।